Okay, so good morning everybody. We'll begin with a new topic and the topic is Lok Adalats. Yes, silence class. What do you know about Lok Adalats? क्या पता है लोक अदालत के बारे में? क्या होते हैं लोक अदालत? लोक अदालत स्पेशली एक असिस्टेंस है हाई कोर्ट एंड सुप्रीम कोर्ट के लिए भी, एंड दे डू हेल्प पुअर पीपल. ठीक है, एक फ्री लीगल एड सर्विस की तरह भी वो हेल्प करते हैं. दिस इज जस्ट अगेन जैसे ट्रिब्यूनल्स हेल्प करते हैं टू रिड्यूस द बर्डन्स ऑफ सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट, लोक अदालत आर आल्सो फंक्शनिंग इन द सेम मैनर. ठीक है, एंड मोस्ट ऑफ द टाइम द केसेस that go to लोक अदालत are at pre litigation stage. मतलब वो पहले कोर्ट के पास नहीं गए हैं लेकिन लोक अदालत में जा रहे हैं. ठीक है, just write a few points as to what are lok adalats. What are lok adalats? You'll get a better understanding. Lok adalats क्या होते हैं? Yes, तुषार, write down. क्या हो गया? What are lok adalats? लोक अदालत इज अ फोरम. इसको पीपल्स कोर्ट भी बोलते हैं. ठीक है, पीपल्स कोर्ट. लोक अदालत इज अ फोरम where cases or disputes which are pending in a court or are at pre-litigation stage yeah, that means pre-litigation, pre-litigation, that means which have not yet been brought before the court. Okay, bracket mein likh lo, not yet brought before the court, are compromised or settled are compromised or settled in an amicable manner. What does amicable mean? Amicable means, yes, the word amicable. Yes, very good. Friendly, in a friendly manner, amicable manner. They are compromised or settled in an amicable manner. It's a way to reduce burden of Supreme Court, High Court with pending cases. It's a way to reduce burden of Supreme Court, High Court with pending cases. Court and High Court with pending cases. Next point. It is an old form of, next point, it is an old form of adjudicating system that was prevalent in ancient times. Yeah, ancient India likh lo. It was prevalent in ancient India. The system is based on Gandhian principles. The system is based on Gandhian principles. That is they are an alternative mechanism to provide. That is, they are an alternative mechanism to provide speedy and inexpensive justice. And inexpensive.
They are courts that help in an inexpensive justice. Okay, next. They are courts that help in resolving cases by negotiation, by negotiation, conciliation, and by adopting a human approach to the problems of parties of the disputes. To the problems of parties of the disputes. ह्यूमन अप्रोच मतलब सिंपैथेटिक मैनर, एम्पैथी के साथ एक ऐसी अप्रोच जो थोड़ी प्रैक्टिकल हो, लोगों की प्रॉब्लम को अंडरस्टैंड करते हुए ह्यूमन अप्रोच होती है। बट कई बार होता है कि बहुत इन अ सेंस आप ऐसे बोल सकते हो, और इसको एक मुझे मानवीय नजरिया देना, ठीक है, इन अ सेंस कि अगर अगर फॉर एग्जांपल उसकी फैमिली में बहुत ज्यादा गरीबी है या कुछ है, तो उसका जो भी क्राइम किया है वॉटेवर, उसके भी एंगल को थोड़ा समझा जाएगा। गेटिंग दिस पॉइंट, सी कोर्ट सभी ऐसा करते हैं, बट इसमें थोड़ा और एम्फोसिस दिया गया है लोक अदालत में, ठीक है। हाँ, दयालु, अब उसको फ्री तो नहीं किया जाएगा, मर्डर किया भले ही कितना गरीब हो, लेकिन एक अप्रोच दी जाएगी कि भाई इसका इस तरह से बैकग्राउंड था, चीजें थी, ठीक है। बट अगर इट डिपेंड्स, बोले मैम रोज रेप किया होगा तो क्या उस पे सिंपैथी मिल जाएगी क्या? नहीं। सी, आई एम टॉकिंग अबाउट सम केसेस, नॉट एवरी केस, एंड अगेन इट डिपेंड्स ऑन द जज। आई एम नॉट अ जज हियर, व्हाट काइंड ऑफ ह्यूमन अप्रोच दे टेक, ठीक है। बट ह्यूमन अप्रोच ना वही मानवीय नजरिए, थोड़ा प्रैक्टिकल होकर चीजों को समझा जाए, हर एंगल को देखा जाता है क्राइम करने वाले के, ठीक है, कहीं साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम तो नहीं है या कोई और दिक्कत तो नहीं है, ठीक है। देन write down, what are the key features of lok adalats? उसमें वैरायटी आती है एक्चुअली, परमानेंट भी होते हैं और उसमें कुछ टेम्पररी भी होते हैं, ठीक है। नो स्ट्रिक्ट प्रोसीजरल लॉज, नो स्ट्रिक्ट प्रोसीजरल लॉज, एज सच कोर्ट फीस भी नहीं होती है, इसीलिए ये दे वेरी वेल सेटिस्फाई वन डीपीएसपी। वो आपसे मैं पूछना चाहूंगी कौन से डीपीएसपी को सेटिस्फाई करेंगे अगर मैं बोलती हूँ कोई कोर्ट फीस नहीं लेते हैं, कंडीशनल होती है कोर्ट फीस। वेरी गुड, फ्री लीगल एड, ये तो पता है। आर्टिकल नंबर बताओ मुझे, बहुत इंपॉर्टेंट है। यस, फ्री लीगल एड कौन से डीपीएसपी में मेंशन्ड है? तुषार से तो मैं पूछू नहीं, तुषार तो ईद का चांद है, कौन से टॉपिक में आ रहे कौन से नहीं आ रहे पता नहीं है, बट कोई नहीं, आप अब से अब आओ। यस स्वजल, हाँ भैया, फ्री लीगल एड 39A, हिमांशी मैं बता देती हूँ, 39A, ठीक है। सो नो कोर्ट फीस विच इज कंडीशनल, सेकेंड फीचर नो कोर्ट फीस, ब्रैकेट में लिखो कंडीशनल, नो कोर्ट फीस, ठीक है ना हिमांशी, मिल गया 39A। हाँ, ब्रैकेट में लिख लो कंडीशनल, अब इट डिपेंड्स, कई बार कोर्ट फीस लग जाएगी, कंडीशंस पे डिपेंड करता है। थर्ड, अब पता डिपेंड करेगा, पता करो क्या है लोक अदालत की, अब इतना मुझे नहीं पता है, ठीक है। नेक्स्ट, थर्ड, वॉलेंट्री कंसेंट ऑफ पार्टीज इन्वॉल्व, वॉलेंट्री कंसेंट ऑफ पार्टीज इन्वॉल्व, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। आदमी लोक अदालत में केस ले भी जाना चाह रहे हैं, नहीं ले जाना चाह रहे, मैटर करता है। जूरिसडिक्शन क्या क्या रहेगा इसमें? जूरिसडिक्शन सिविल केसेस आ जाएंगे, सिविल केसेस, मैट्रिमोनियल डिस्प्यूट्स,
क्या चीज बेटा? हाँ हाँ हाँ, प्रोबेबली द रीजन फॉर दैट इज बिकॉज वो बर्डन कम करना है चीजों का, ठीक है। सिविल केसेस, पेट्रिपोलियन डिस्प्यूट्स लिख लिया, लेबर डिस्प्यूट्स, बैंक रिकवरी, देन कंपाउंडेबल क्रिमिनल केसेस। कंपाउंडेबल मतलब क्रिमिनल नेचर के ऑफेंसेस होते हैं बट वेरी माइनर नेचर के, ठीक है, उसको हम बोलते हैं कंपाउंडेबल क्रिमिनल केसेस, ठीक है। जुरिस्डिक्शन, यस अदब में क्या हुआ? तो पूछना होता है बेटा, क्या छूट गया? कुछ नहीं छूटा, उसके बाद में जुरिस्डिक्शन लिखवा रही हूँ मैं। जुरिस्डिक्शन लिखो, क्या क्या होता है? सिविल केसेस हो गया, मैट्रिमोनियल डिस्प्यूट्स हो गया, लेबर डिस्प्यूट्स हो गया, पता नहीं अचानक से कहाँ गायब हो जाते हो। लैंड डिविजन, बैंक रिकवरी, तुम लोग सीरियस नहीं हो लग रहा है चीजों को लेकर। बैंक रिकवरी, कंपाउंडेबल क्रिमिनल केसेस, यस क्या हो गया? तुम लोग आगे बैठा करो, मुझे भी दिखा करो तुम लोग क्या कर रहे हो पीछे। आगे बैठ जाया करो, सजल तुम भी आगे बैठा करो, पीछे बैठ के क्या मिलता है? बाकी टाइम पे भी तो पीछे बैठते हो, ठीक है। बैक बेंचर बनने की जरूरत नहीं है। Is it okay? Jurisdiction समझ में आ रहा है लोक अदालत का मतलब? You can see that all kind of cases are entertained, but yes, not serious criminal offences, only compoundable criminal offences. Significance लिख लो, significance, or not objective, simply objectives of लोक अदालत. What is the objective of लोक अदालत? ये तो अब आप लोग मुझे बता सकते हो। सबसे बड़ा स्पीडी जस्टिस, लो कॉस्ट एमिकेबल मैनर में। ऑल्सो इट अवॉइड्स लॉन्ग प्रोसीजर, ऑफकोर्स स्पीडी में ही आ जाएगा ये। So these are the objectives. It provides speedy, low cost or amicable settlement of disputes. It provides speedy, low cost or amicable settlement of disputes. Amicable, amicable settlement of disputes. Then it avoids long procedure of normal regular courts. It avoids long procedure of normal regular courts. Then एक आपका आप लिख सकते हो types of लोक अदालत. I'll just make you write the varieties. सिर्फ टर्मिनोलॉजी याद कर लो. परमानेंट लोक अदालत, स्टेट लोक अदालत, ओके, एंड स्टेट में अगेन वेराइटीज आ जाएगी, ठीक है. अराउंड फोर कर लेना इसको. 4 varieties of लोक अदालत are there. State लोक अदालत, and then last is national लोक अदालत, ठीक है. Under state there you have मेगा लोक अदालत, मेगा लोक अदालत. देन मोबाइल लोक अदालत, ये मोबाइल लोक अदालत कौन सी लोक अदालत हो सकती है? कुछ आइडिया? मोबाइल लोक अदालत कंटिन्यूस, ये मोबाइल फोन वाली लोक अदालत नहीं है. मोबाइल मतलब दैट कैन मूव. हाँ. देन डेली लोक अदालत, ठीक है. सो परमानेंट लोक अदालत, डू यू वांट डेफिनेशन ऑफ ऑल दीज टू अंडरस्टैंड क्या होता है? लिख लो आप, परमानेंट लिख लो पहले. परमानेंट लोक अदालत,
These are for public utility services. These are for public utility services like transport, telecom, water, etc. These are for public utility services like transport, telecom, water, etc. National Lok Adalat जो है, they are held annually. They are held monthly. Sorry, they are held monthly across India for 1 day. They are held monthly across India for 1 day. National Lok Adalat. Then Mega Lok Adalat जो मैं पूछ रहा था, they are also held, they are held conducted in all courts of state for 1 day. They are conducted in all courts of a state in 1 day. Mega Lok Adalat. ज़्यादा डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है. Even if you remember this terminology, and here the question will mainly focus on your mains. ठीक है, यहाँ पे लोक अदालत से मेंस में ही क्वेश्चन आएगा. प्रीलिम्स में ज्यादा से ज्यादा ये आ सकता है कि फ्री लीगल एड या लोक अदालत कौन से आर्टिकल के तहत हो सकता है सेटअप हुआ हो. सो दैट इज अंडर फ्री लीगल एड को आप बोल सकते हो. ठीक है, या इट वाज एस्टैब्लिश्ड बेसिकली अंडर लीगल सर्विसेज अथॉरिटी एक्ट ऑफ 1997. ये भी मैं लिखवा दूंगी आपको, पहले आप इतना लिख लो. Then mobile lok adalat travels to rural areas. Mobile lok adalat travels to rural areas. Then continuous lok adalat लिख लिया अभी तक इतना. This adalat continuous lok adalat लिख लो. This adalat bench sits continuously for a set number of days. Sits continuously for a set number of days to facilitate settlement by encouraging parties to reflect by encouraging parties to reflect by encouraging parties to reflect on the terms of mutually accepted settlement, on the terms of mutually accepted settlement before the actual settlement. अतम क्या लिखा उसमें, क्या कंटिन्यूस रहती है, मैंने एग्जैक्टली क्या लिखवाया है, लिखा नहीं है. फॉर कंटिन्यूस नंबर ऑफ डेज, एक फिक्स डेज होते हैं उसमें वो कंटिन्यूसली वर्क करती है. ठीक है. देन डेली लोक अदालत, ऑफ कोर्स इट हैपेंस डेली. डेली लोक अदालत हैपेंस डेली. यस, एक्चुअल एक्सेप्टेड सेटलमेंट बिफोर एक्चुअल सेटलमेंट. जो भी दोनों की तरफ से जो भी फाइनल जो भी कंक्लूजन आएगा वो किस बेसिस पे आएगा, जो भी म्यूचुअली एक्सेप्टेड सेटलमेंट होगा. ठीक है, दोनों पार्टीज को वो एक्सेप्ट होना चाहिए. ठीक है, क्योंकि तभी मैटर रिजॉल्व होगा. एक भी डिसएग्री करेगा तो मैटर रिजॉल्व थोड़ी ना होगा. ठीक है. देन कॉम्पोजिशन. कॉम्पोजिशन जुडिशियल ऑफिसर्स एंड legal professional or social workers. Judicial officers plus legal professional oblique social workers. Social workers. Of legal officers. Composition लिखो, legal officers, judicial officers and legal professionals and social workers. Oblique social workers. या तो legal professionals आ जाएंगे या oblique social workers. Now write down constitutional and statutory provision. Constitutional and statutory provision.
What do you mean by, what is the difference between constitutional and statutory? फरहाना, कॉन्स्टिट्यूशन और स्टैट्यूटरी के बीच में डिफरेंस क्या है? मैंने कॉन्स्टिट्यूशन एंड स्टैट्यूटरी लिखवाया है. व्हाट इज द डिफरेंस? स्वजल, कॉन्स्टिट्यूशन एंड स्टैट्यूटरी. मैं बोली स्टैट्यूटरी प्रोविजन है और मैं बोली कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन है. दोनों में डिफरेंस क्या है? क्या चीज है? मेंशनड स्टैट्यूटरी मेड बाय पार्लियामेंट, में लॉ बनाया. याद रहेगा, मैं कई बार लिखवा चुकी हूँ. आप में से कितनों ने अपने पिछले नोट्स के रिवीजन स्टार्ट कर दिए हैं या वो सिर्फ ऐसे ही रखा जा रहा है, रजिस्टर में इकट्ठा हो रहा है? फराना, हैव यू स्टार्टेड रिवाइजिंग? ऐसे ऐसे करना पड़ रहा है, ऐसे ऐसे करने का मन है. प्लीज स्टार्ट इट. ठीक है, एंड हो सकता है मैं किसी भी रैंडम दिन आप लोग का टेस्ट ले. रिवाइज तुम लोग वैसे भी नहीं करने वाले. टेस्ट तो मैं लेती हूँ, ओरली बताया करो. लिखने में क्या है, एटलीस्ट पता तो चले कितना पढ़ रहे हो आप लोग. सबके सामने पूछना ज्यादा जरूरी है. फिर भी आप लोग नहीं पढ़ते हो. सैटरडे तो नहीं होगा, इतना तो मैं कंफर्म बता रही हूँ आप लोगों को. मैं वीकडे में ही लूंगी, वीकडे में ही लूंगी. पढ़ो, अभी मैं कुछ कंफर्म नहीं है. आई कैन टेक, आई मे नॉट इवन टेक इट. लेट्स सी. ठीक है, मैं छोटा सा ही लूंगी जो भी लूंगी. ठीक है, चलो. कॉन्स्टिट्यूशन स्टैट्यूटरी प्रोविजंस, दे आर एस्टैब्लिश्ड अंडर, लिखो बेटा, लीगल. तो दिस इज स्टैट्यूटरी प्रोविजन. यहाँ पे आप देखो, दे आर एस्टैब्लिश्ड अंडर लीगल सर्विसेज अथॉरिटी एक्ट 1987. सर्विसेज अथॉरिटी एक्ट 1987. ठीक है, देन 87. Then they are supported by Article 39A. क्या है Article 39A स्वजल? What is Article 39A? क्या? ये नहीं अदम. Yes. क्या लीगल? अभी बताया तो पता होना चाहिए. तुषार, अभी बताया मैंने. क्या है Article 39A? तुम लोग आगे बैठो, आओ. कम. 39A. Yes, Kanika. Free legal aid to whom? To the poor. ये डीपीएसपी है, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी. मैंने बताया था फ्री लीगल एड एक तरह से नो कोर्ट फीस ही होती है. वहां पे आपको कोर्ट फीस. ये फ्री लीगल एड पुअर को क्यों दिया जाता है? आपको पता है हमारे इंडियन कोर्ट का एक सिस्टम है, रूल है. एवरी पर्सन, एवरी कल्प्रिट गेट्स अ चार्ज टू डिफेंड हिमसेल्फ. अब कोई गरीब है जो सड़क पे है, उसका सिर्फ रोटी कपड़े मकान कुछ भी नहीं है उसके पास, उसके ऊपर कोई चार्ज लग गया, फॉर एग्जाम्पल मर्डर का ही चार्ज लग गया, हो सकता है उसने मर्डर ना किया हो, तो ही शुड गेट अ फेयर चांस टू डिफेंड इन द कोर्ट. लेकिन भैया उसके पास कोर्ट फीस देने का पैसा है ही नहीं, वो तो सड़क छाप है. तो फिर यस, सो फ्री लीगल एड टू द पुअर. ओके, जरूरी है. एटलीस्ट अगर कोई इनोसेंट है तो उसे मौका मिलना चाहिए अपने इनोसेंस प्रूफ करने का. ठीक है, नहीं तो हर गरीब व्यक्ति जेल में दिखेगा. ठीक है, सो दैट एंड सो दिस प्रोविजन इज अ डीपीएसपी. डीपीएसपी मतलब समझते हैं आप लोग? कौन से पार्ट में है हिमांशी? हाँ, श्योर? फराना, सजल, इज शी राइट? डीपीएसपी कौन से पार्ट में? पक्का? 4A में क्या है कनिका? कनिका हमेशा, आज तक वो चार्ट बना ही नहीं है पार्ट्स वाला. तुषार, पार्ट सदाम. वेरी डिसअपॉइंटेड, वेरी डिसअपॉइंटेड. मैंने न जाने कितने बार रटवा दिया होगा क्लास में बैठे बैठे. फंडामेंटल ड्यूटी है, यूर राइट. पार्ट सेकंड सिटीजनशिप, पार्ट 1 यूनियन एंड इट्स टेरिटरी, पार्ट 3 फंडामेंटल राइट्स, पार्ट 4 डीपीएसपी, पार्ट 4A फंडामेंटल ड्यूटीज, पार्ट 5, पार्ट 6
पार्ट 20, पार्ट 20, ये पार्ट्स कौन लिख के लाएगा? आई नीड इट टुमारो एट ऑल कॉस्ट। इनफ। अब आप लोग मुझे चार्ट कल बना के लेके आए। बहुत मैंने आपको मौका दे दिया और आपका एक भी चार्ट नहीं। हाँ, A4 भी चलेगा मुझे। प्रॉपर लाइन के साथ पार्ट्स लिख के लाने हैं। आई नीड, और आप सबके चार्ट्स मेरे पास होने चाहिए। हाँ, वेरी गुड। चलो, क्लियर है? 39A अब याद रखोगे। Then also write down that is free legal aid to the poor along with Article 14. Free legal aid to the poor, that is free legal aid to the poor, 39A जिसको हम बोलते हैं, along with Article 14. What is Article 14, Swajal? Article 14. Sorry, फिर से। Constitution. हाँ, लॉ के सामने इक्वालिटी बिफोर लॉ, आर्टिकल 14 एंड आर्टिकल 22 क्लॉज 1। क्या है आर्टिकल 22? विनीता? यस, रिलेटेड टू समथिंग रिलेटेड टू अरेस्ट। मैंने बताया था आपको ये। ठीक है, तो ये कुछ चीजें हैं जो, अगर हम बात करें कि क्या मैम लोक अदालत से रिलेटेड कोई प्रोविजंस है, इनडायरेक्टली है। कॉन्स्टिट्यूशन प्रोविजंस भी हैं, जैसे 39A हो गया, 14 हो गया, इक्वालिटी बिफोर लॉ हो गया, आर्टिकल 22 हो गया। देन अगर हम स्टैट्यूटरी प्रोविजंस की बात करें, यू हैव दिस पर्टिकुलर एक्ट। इज इट क्लियर? ठीक है, सो दैट इज ऑल विद लोक अदालत। हाँ, एक और चीज बात कर लेते हैं, बिकॉज वी आर टॉकिंग अबाउट 39A। व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय फ्री लीगल एड? हम किस किस को दे सकते हैं? राइट डाउन। व्हाट आर फ्री लीगल सर्विसेज अंडर आर्टिकल 39A? व्हाट आर फ्री लीगल सर्विसेज अंडर आर्टिकल 39A? क्या होता है कि जैसे कि कोई भी कोर्ट फी की पेमेंट हो गई, ठीक है, या प्रोसेस फी हो गई, या कोई भी चार्ज पेबल होगा, वो फ्री हो जाएगा। ठीक है, लिखना है आप लोग को, कर लोगे? हाँ। देन सर्विसेज, जो भी लॉयर कोई सर्विस दे रहा है किसी व्यक्ति को, वो भी फ्री ऑफ चार्ज रहेगा। आपको कोई एडवोकेट को फीस नहीं देनी। सरकार की तरफ से एक तरह से होता है ना, सरकारी सैलरी मिल रही भाई उसको। ठीक है, कई बार वो बात, हाँ, कई बार ये बात होती है कि बहुत सारे एडवोकेट्स ऐसे केसेस कई बार लेते नहीं है, वो दैट्स अ डिफरेंट थिंग, स्पेशली हीनस क्राइम वाले केसेस। ठीक है, अभी कोई रेपिस्ट है, भले ही गरीब है, लेकिन भाई उसका बहुत सॉलिड होगा केस, बट फिर भी अरेंज करना पड़ता है। व्हाट प्रो बोनो केसेस? हाँ हाँ, गेटिंग सर्विसेज टाइप से देना। बट वही चीज है कि अल्टीमेटली गवर्नमेंट को कोई ना कोई अरेंज करना ही पड़ता है, नहीं तो ऑल्दो क्या होता है, अगर कोई फॉर एग्जांपल कोई ग्रीवियस क्राइम किया हुआ है, रेप किया हुआ है, देन उसको अगर कोई लॉयर लेता है, तो देयर इज लॉट ऑफ क्रिटिसिज्म बाय द पब्लिक कि उसका केस ले ही क्यों रहे। बट समटाइम्स दिस इज डन, लाइक आई सेड, हमारे इंडिया में एक सबसे पहले लाइक दिस वेरी फेमस सेइंग in Indian legal system that let 1,000 criminals go free, but not one innocent should be punished. एक बेकसूर इंसान को सजा नहीं होनी चाहिए, भले ही 1,000 क्रिमिनल्स छूट जाए। बोले मैम ये तो बहुत डिस्प्रोपोर्शनेट हो गया, but that's true. Just imagine the plight of an innocent person who's being punished for no reason. वही मैं, बस वही यहाँ पे सब प्रूव हो गया, लेट्स नॉट गेट इनटू दैट। ठीक है, कैसे? सॉरी,
मतलब मैं नहीं समझी। हाँ, तो आपके अगेंस्ट प्रूफ्स होते हैं ना, कई बार सामने वाला पर्सन बिल्कुल मना कर रहा है बट आप अल्टीमेटली प्रूफ्स, उसमें मैंने बात करी हुई है, एक फंडामेंटल राइट मैंने बताया था, नो सेल्फ इंक्रिमिनेशन। यू आर अलाउड टू गिव कुछ प्रूफ, जैसे आपका कोई बाल का अगर सैंपल मांग रहे हैं या ब्लड सैंपल मांग रहे हैं, कोई चीज प्रूफ करने की, फॉर एग्जाम्पल डीएनए टेस्टिंग होनी है, वो प्रूफ चाहिए, वो आप, लेकिन आपसे मैं जबरदस्ती खुद के अगेंस्ट नहीं बुलवा सकती। ये है फंडामेंटल राइट, कुछ याद आ रहा है? प्लीज रिवाइज, पीछे जाके प्लीज फंडामेंटल राइट्स रिवाइज करो, ठीक है? मैंने नो एक्सपोज फैक्टो लॉ करवाया था, बताया था एक्सपोज फैक्टो लॉ। कनिका एंड विनीता, टू ऑफ यू वर देयर इन दैट क्लास, ठीक है, उस समय, ये भी मुझे याद है, ठीक है। नो सेल्फ इंक्रिमिनेशन, नो डबल जियोपार्डी, बताया था मैंने, मूवी का नाम बताया था, अमिताभ बच्चन वाली, अंधा कानून, नो डबल जियोपार्डी, ऑल ब्लैंक। चलो दैट्स ऑल, सो दैट इज ऑल विद योर लोक अदालत। एक छोटा सा एक लिख लो, अदर कोर्ट्स, अदर कोर्ट्स, मैं ज्यादा नहीं कराऊंगी इसमें। क्या क्या वेराइटी आ जाती है अदर कोर्ट्स में? एक तो फास्ट ट्रैक कोर्ट्स, सुना है फास्ट ट्रैक कोर्ट्स? फास्ट ट्रैक कोर्ट्स, यस, राइट डाउन, फास्ट ट्रैक कोर्ट्स के बारे में लिख लो। अदर कोर्ट्स, हेडिंग अदर कोर्ट्स, these courts pay special focus on several offenses, मोस्टली जो विमेन रिलेटेड क्राइम्स होते हैं, बच्चों से रिलेटेड क्राइम होते हैं, वो फास्ट ट्रैक कोर्ट्स में जाते हैं। ओके, these courts pay special focus on several offenses, women and children related crimes, and ये बहुत recent ही, recent मतलब not very recent, but they were started somewhere around in 2000, ठीक है? So they were started in the year 2000 for speedy trials, fast track courts, बोलते ना ये जो केस है फास्ट ट्रैक कोर्ट गया है, ठीक है? They were started in the year 2000 for speedy trials. नेक्स्ट, इसी में द अपॉइंटमेंट ऑफ जजेस, यस, क्या हो गया बेटा, पूछो। 2000 फास्ट ट्रैक कोर्ट्स बेटा, ये जो फास्ट ट्रैक का मतलब है, वो फास्ट ट्रैक का मतलब इन कंपैरिजन टू सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट जितना समय लेके सालों साल, उससे रिलेटेड है। एक दिन में नहीं कोई डिसीजन आने वाला इसमें भी, इट्स जस्ट दैट कि उतना लंबा समय नहीं लगेगा, बिकॉज आपको जस्टिस देना है। एक बच्चा है जिसका लाइफ इन्वॉल्व है उसमें, उसको आप जस्टिस नहीं दोगे क्या? या बहुत उसको भी, वो जब वो 10 साल का था तब क्राइम हुआ और वो अब 40 साल का हो रहा है तब उसको जस्टिस मिल रहा है, गेटिंग? दैट इज द पर्पस ऑफ फास्ट ट्रैक कोर्ट्स। ओके, द अपॉइंटमेंट ऑफ जजेस इज ऑन कॉन्ट्रैक्ट बेसिस, the appointment of judges in fast track courts, the appointment of judges is on contract basis, and retired judges are often appointed. फिर एक फैमिली कोर्ट्स आता है, सेकेंड वैरायटी फैमिली कोर्ट्स। जजेस आर ऑफन अपॉइंटेड, रिटायर्ड जजेस आर ऑफन अपॉइंटेड। फास्ट ट्रैक कोर्ट्स में मोस्टली या तो कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे जजेस को अपॉइंट करेंगे या रिटायर्ड जजेस को अपॉइंट करेंगे। देन फैमिली कोर्ट्स आ जाते हैं, दे वर एस्टैब्लिश्ड बाय फैमिली कोर्ट्स एक्ट 1984। फैमिली कोर्ट्स, they were established by Family Courts Act 1984। फैमिली कोर्ट्स एक्ट, तो जितने भी फैमिली में डिस्प्यूट्स होते हैं, जैसे मैरिज हो गया, डिवोर्स हो गया, मेंटेनेंस हो गया, कस्टडी हो गई बच्चे की, तो ये सारे फैमिली कोर्ट्स में भी जाते हैं, ठीक है? फैमिली कोर्ट्स हो गए। अगेन व्हाट इज द ऑब्जेक्टिव फैमिली कोर्ट? इनएक्सपेंसिव जस्टिस मिल जाता है वहां पे, ज्यादा पैसा नहीं खर्चा होता है, जो एक हर एक फैमिली में, एक गरीब मिडिल क्लास फैमिली है, वो एक्सपेंस नहीं है इतना बेयर कर सकती है, ठीक है? वो घर द्वार देखे कि बाकी डिवोर्स देखे, सो इट इज वन इनएक्सपेंसिव वे टू गिव जस्टिस टू द कपल, ठीक है? देन स्पेशल कोर्ट्स आ जाते हैं। स्पेशल कोर्ट्स, they are set up for specific type of offenses,
जैसे सीबीआई कोर्ट्स, ये करप्शन से रिलेटेड होते हैं, दे डील विद स्पेसिफिक मैटर्स ओनली। ओके, सीबीआई कोर्ट्स करप्शन से रिलेटेड। पॉक्सो कोर्ट्स वो अलग, पॉक्सो कोर्ट्स लिखो। पॉक्सो कोर्ट क्या है? पॉक्सो इज व्हाट? तो चाइल्ड रिलेटेड सेक्सुअल अब्यूज वाले जो केसेस होते हैं वो पॉक्सो कोर्ट्स में जाते हैं। POCSO, ऑल इन कैपिटल। ठीक है, देन SC ST एट्रोसिटीज कोर्ट्स। SC ST एट्रोसिटी एक टेररिज्म से रिलेटेड कोर्ट भी होता है, जस्ट सी द नेम ऑफ दैट। ठीक है, टेररिज्म, इफ यू हैव यू कैन सी एनी वन ऑफ यू स्पेशल कोर्ट्स। हाँ, डिफरेंट वैरायटी। स्पेशल कोर्ट्स मैंने क्या लिखा है? दे आर सेट अप फॉर स्पेसिफिक टाइप ऑफ ऑफेंसेस। तो जैसे सीबीआई कोर्ट्स हो गई, करप्शन से रिलेटेड हो गया। पॉक्सो हो गया, चाइल्ड रिलेटेड क्राइम से हो गया। SC ST आपको पता चल गया, उनसे एट्रोसिटीज अगर कोई हुई है तो। ऐसे टेररिज्म से रिलेटेड कोर्ट है। NRA कोर्ट्स ऐसा कुछ है क्या? वो व्हाट इज द नेम ऑफ इट? शॉर्ट फॉर्म क्या है इसका? चलो ठीक है, फिलहाल इतना आप लिख लो, टेररिज्म रिलेटेड कोर्ट्स होते हैं। ठीक है, टेररिज्म रिलेटेड कोर्ट्स। देन यू आल्सो हैव, क्लियर है? स्पेशल कोर्ट्स मतलब समझ में आ गया ना? सो फास्ट ट्रैक कोर्ट्स आ गया, फैमिली कोर्ट्स आ गया, स्पेशल कोर्ट्स आ गया। देन यू हैव ग्राम न्यायालय कोर्ट्स। ग्राम न्यायालय, हाँ, तो किससे रिलेटेड है बेटा? वो तो चला गया ना, ये वाला एक्ट तो चला गया है, अब एबॉलिश हो गया ना, अब तो ये हाँ NIA हो सकता है। अब ये NIA स्पेशल कोर्ट्स आप लिख लो इसको। ठीक है, तो ये सब स्पेशल कोर्ट्स में आ गया। नेक्स्ट राइट डाउन, क्या हो गया बेटा? बोलो फरहाना, कुछ दिक्कत? ग्राम न्यायालय, न्याय, या लिखो न्यायालय, न्यायालय, ग्राम न्यायालय, NYAYALAY, न्याय, न्याय। ठीक है, सो अगेन दे वर सेट अप एट ग्राम न्यायालय एक्ट। ठीक है, 2008 दे वर सेट अप अंडर ग्राम न्यायालय एक्ट 2008। इसमें ज्यादा आपको डीप जाने की जरूरत नहीं है, सिर्फ नाम पता होने चाहिए फॉर योर मेंस पर्सपेक्टिव। इतने वैरायटी ऑफ कोर्ट्स आप देख सकते हो, फिर भी इंडिया में जस्टिस डिलेड, जस्टिस डिनाइड हो जाता है। ठीक है, नहीं पॉसिबल है ना बेटा, बहुत सारे केसेस में इतना फास्ट ट्रैक नहीं, कोई इतना ही फास्ट ट्रैक भी फास्ट ट्रैक जैसा फंक्शन कर ले वो भी बहुत होगा। ठीक है, नेक्स्ट इसी में लिख लो, व्हाट इज द अगेन ग्राम न्यायालय कोर्ट, द सर्विस, व्हाट इज द एम ऑफ इट? टू प्रोवाइड ग्रास रूट, टू प्रोवाइड जस्टिस एट ग्रास रूट एंड रूरल लेवल, to provide justice at grassroots and rural level, and these are headed by Nyayadhikari. Nyayadhikari. These are headed by Nyayadhikari. फिर एक आता है कॉमर्शियल कोर्ट्स होती है, कॉमर्शियल कोर्ट्स, एंड दीज आर रिलेटेड टू बैंकर्स, फाइनेंसिंग, ट्रेडर्स, इनसे रिलेटेड होते हैं। सो दैट्स ऑल विद योर कोर्ट्स, एंड विद दैट वी वाइंड अप जुडिशियल। समझ में आ गया जुडिशियल स्ट्रक्चर? सिर्फ मैं लोलू डिस्कस इंडियन जुडिशियल सिस्टम। Overall answer, will you be able to write a good answer? Description basis पे you'll be discuss entire the from topmost level to the lowest level, discuss कर लोगे चीजें? Okay, so we'll start with another topic today, and the topic is local self government. At least some facts will start. Local self government, क्या होती है local self government? Anybody? What is local self government or local government? पंचायत और म्यूनिसिपैलिटीज, क्या डिफरेंस है दोनों में? पंचायत से म्यूनिसिपैलिटीज में स्वजल शहर में होती है, वेरी गुड, और पंचायत गांव में होती है। तो हम कुछ फैक्ट्स इनसे रिलेटेड, एंड डू यू नो स्पेशली ये किस प्रिंसिपल्स पे या कौन टाइप के डीपीएसपीज पे स्टैब्लिश हुआ था? मैंने आई हैड डिस्कस सम ब्रॉड कैटेगराइजेशन ऑफ डीपीएसपीज।
गांधीयन प्रिंसिपल्स, राइट। और कोई अमेंडमेंट एक्ट अगर पता है, अगर किसी को, 73rd एंड 74th अमेंडमेंट एक्ट, ठीक है, उसमें ये स्टैब्लिश हुए थे पंचायत एंड म्युनिसिपैलिटी। वेरी इंपॉर्टेंट, बिकॉज डेमोक्रेसी ग्रास रूट पे इन्हीं की वजह से जाती है, लोकल गवर्नमेंट की वजह से, ठीक है। हर कोई जो सड़क बनवाना चाह रहे हो प्राइम मिनिस्टर तक नहीं पहुंच सकता, उसे लोकल गवर्नमेंट से ही कनेक्ट करना पड़ेगा, स्टेट गवर्नमेंट के पास भी नहीं जा सकता है, ठीक है। सो दैट इज वाई, ठीक है। नाउ राइट डाउन सम फैक्ट्स रिलेटेड टू लोकल गवर्नमेंट। आर दीज कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज, क्या कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस मिल गया लोकल गवर्नमेंट को? Yes, that is why 73rd and 74th amendment act आया picture. Write down facts. They were given constitutional status. They means panchayats and municipalities, लिख लो वहां पे, panchayats and municipalities were given constitutional status by 73rd and 74th amendment act 1992. 73rd and 74th amendment act 1992. And can anybody tell me, I had discussed three lists: state list, concurrent list, and union list. Under which schedule are these lists given? Hanisha, जो तीन लिस्ट होती हैं आपकी, स्टेट, कॉन्करेंट एंड यूनियन लेवल की, वो कौन से शेड्यूल में होती है? यस, एक्सेप्ट स्वजल, एनीबडी? यस, विनीता? 7th शेड्यूल में होता है, राइट। 7वें शेड्यूल में तीनों लिस्ट, प्लीज याद रखो। मैं दूसरा होमवर्क फिर दूं या पहले पार्ट वाला करो तो शेड्यूल वाला भी करो? टाइम मिले इफ पॉसिबल, क्योंकि ज्यादा पार्ट्स नहीं है, पार्ट्स वाला भी कर लेना। 2 A4 चार्ट एक बार देखो, सी आपने आज वो काम कर लिया ना, दोबारा नहीं करना पड़ेगा, और उसको अपनी दीवार पे चिपका लो घर पर टेबल के सामने, शेड्यूल वाला, सारे शेड्यूल्स, हर शेड्यूल में क्या क्या, बिकॉज लेट मी टेल यू, चाहे आरपीएससी हो, एसएससी हो, यूपीएससी हो, यहाँ से क्वेश्चंस बनते हैं इन चार्ट से, ठीक है। तो आपका हमेशा के लिए टास्क तैयार हो जाएगा। सो रिमेंबर, अच्छा, इन विच लिस्ट आप लोकल इज लोकल गवर्नमेंट मेंशन, कौन बताएगा कौन सी लिस्ट में मेंशन होगा? ये कॉन्करेंट में होगा, स्टेट में होगा, यूनियन लिस्ट में होगा? पहले तो शेड्यूल बता दिए, 7th शेड्यूल में स्टेट लिस्ट में। सो राइट डाउन नेक्स्ट फैक्ट, इट इज अ स्टेट सब्जेक्ट अंडर 7th शेड्यूल। इट इज अ स्टेट सब्जेक्ट अंडर 7th शेड्यूल। इट इज ऑल्सो मेंशन इन डीपीएसपी, एंड द डीपीएसपी का नंबर क्या है? आर्टिकल 40 मैंने लिखवाया है। नेक्स्ट पॉइंट, नेक्स्ट फैक्ट, इट इज मेंशन अंडर डीपीएसपीज in article 40 local government is mentioned, या पंचायत आप ले सकते हो, mention under DPSPs in article 40। उसमें पूरा आर्टिकल है that the state shall take steps to organize village पंचायत, और ये गांधी प्रिंसिपल्स में है आर्टिकल 40, ठीक है। कनेक्ट कर लोगे आर्टिकल 40। देन राइट डाउन, ओके, कैन यू टेल मी विच इज द फर्स्ट स्टेट टू एस्टैब्लिश पंचायती राज इन अ डिस्ट्रिक्ट? और कौन सा डिस्ट्रिक्ट था वो? पहले तो मुझे स्टेट बता दो बस। शी इज राइट हिमांशी, इट्स राजस्थान एंड द डिस्ट्रिक्ट इज नागौर। लिख लो इसको, राजस्थान, एटलीस्ट इसका ध्यान रखना। राजस्थान इज द फर्स्ट स्टेट टू एस्टैब्लिश पंचायती राज इन डिस्ट्रिक्ट ऑफ नागौर, और ये गांधी जी के बर्थडे के दिन एस्टैब्लिश हुआ था, ओके। So Rajasthan is the first state to establish Panchayati Raj district, to establish Panchayati Raj in the district of Nagaur. Although इनको constitutional status बाद में मिला, but establish ये पहले हो गया था, okay. It was inaugurated by Pandit Jawaharlal Nehru on October 2nd, 1959. It was inaugurated by Pandit Jawaharlal Nehru, JL Nehru, on 2nd October 1959.
9। तो बोले मैम ये लेकिन ये तो आपने 73rd 1992 लिखवाया, कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस बाद में मिला, लेकिन लोकल गवर्नमेंट पहले से स्टार्ट हो गई थी। 2 अक्टूबर 1959। तो याद रखना स्टेट, डिस्ट्रिक्ट एंड डेट। पता चल गया पहला पंचायती राज कहां स्टैब्लिश हुआ है, नागौर डिस्ट्रिक्ट ऑफ राजस्थान। इट वाज गांधी जी's बर्थडे इन द ईयर 1959। 59, yes, 59, 1959. Now write down some historical background. Historical background. लिख लो। लॉर्ड रिपन 1882 लिखना पहले, तो ईयर 1882, ईयर 1882। इसमें नाम लिखो कोलन करके, लॉर्ड रिपन नोन एज फादर ऑफ सेल्फ गवर्नमेंट इन इंडिया। लॉर्ड रिपन, यस, RIPPON, RIPPON, लॉर्ड रिपन नोन एज फादर ऑफ सेल्फ गवर्नमेंट इन इंडिया। Another very important person historically on fact एक पढ़े, that is a very important committee related to panchayat, that is बलवंत राय मेहता committee। लिख लो 1957, 1957, 1957। कोलन करके ब्रैकेट्स में लिख लो बलवंत राय मेहता कमिटी, बलवंत राय मेहता कमिटी was appointed to examine the working of community development program, was appointed to examine the working of community development program and national extension services. National extension services. इस कमिटी के जो चेयरमैन थे वो कौन थे, बलवंत राय मेहता, ठीक है। एक्सटेंशन सर्विसेज, ये कमिटी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बलवंत राय मेहता कमिटी, बिकॉज मैक्सिमम जो सजेशंस आए हैं कि पंचायती राज को कैसा होना चाहिए, उसका क्या स्ट्रक्चर होना चाहिए, ये इस कमिटी ने ही सजेस्ट किया है। द नेम इज बलवंत राय मेहता कमिटी। एग्जाम में आ सकते हैं, बलवंत राय मेहता कमिटी इज रिलेटेड टू फंडामेंटल राइट्स, पंचायती राज, जुडिशियरी और DPSP, पंचायती राज से रिलेटेड कमिटी। तो इस तरह से आपको याद रहना चाहिए। There were some recommendations that Balwant Rai Mehta committee gave. Write down those recommendations. Establish scheme of democratic decentralization. Establish scheme of democratic decentralization. Quotes में लिखना डेमोक्रेटिक, that is known as Panchayati Raj. That is known as Panchayati Raj. And write down, it suggested 3-tier Panchayati Raj system. It suggested 3-tier Panchayati Raj system. 3 लेवल का पंचायती राज सिस्टम होना चाहिए, 3 tier. It suggested 3 tier पंचायती राज। फर्स्ट टीयर इज विलेज लेवल ग्राम पंचायत, फर्स्ट ईयर लिखो, फर्स्ट TIER, फर्स्ट ईयर इज विलेज लेवल ग्राम पंचायत। इज इट क्लियर? सेकेंड टीयर इज विलेज के बाद ब्लॉक, सुना है, ब्लॉक लेवल, ब्लॉक लेवल पंचायत समिति। सेकेंड टीयर इज ब्लॉक लेवल पंचायत समिति। And third tier is Zilla Parishad at district level. Zilla Parishad at district level. See, if you want, I can make you write mains perspective से, हाँ, विलेज से थोड़ा ऊपर लेवल पे आ जाता है, विलेज का एक ग्रुपिंग रहता है, ठीक है। अच्छा, जब इलेक्शंस होते तब आप सुनोगे ब्लॉक्स के बारे में, ओके। Do you want for me to discuss all the committees and the recommendations, या मैं सिर्फ committees के नाम लिखवा दूं
और फिर आप अपने हिसाब से देख लोगे। कमिटीज, कमिटीज जैसे होते पंचायती राज, कौन कौन सी कमिटीज ने इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया, उनके सिर्फ नाम लिखवा दो या आप लोग रिकमेंडेशंस भी लिखना चाहते हो साथ में? इट विल टेक टाइम, लंबा होगा ये चैप्टर। फिर कर लोगे, करवा दूं मैं? ओके फाइन। फिर देन कंटिन्यू, बलवंत राय मेहता कमेटी का एक और पॉइंट लिखो। Village panchayat to be constituted by directly elected representatives. Village panchayat to be constituted by directly elected representatives. Village panchayat to be constituted by directly elected representatives, while panchayat samiti and zilla parishad, while panchayat samiti यानी कि जो ब्लॉक लेवल का है, and zilla parishad to be indirectly elected. Sorry, panchayat samiti and zilla parishad to be indirectly elected. ये सजेशन था बलवंत राय मेहता कमेटी का कि ये इस तरह से स्ट्रक्चर होना चाहिए एट विलेज, ब्लॉक एंड फर्दर जिला परिषद लेवल. देन नेक्स्ट सजेशन वाज डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर शुड बी द चेयरमैन ऑफ जिला परिषद. डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर शुड बी द चेयरमैन ऑफ जिला परिषद. या ठीक है. Then write down these recommendations were accepted by National Development Council. These recommendations were accepted by National Development Council in January 1958. In January 1958. They were accepted by National Development Council in January 1958. अब मैं नाम लिखवा देती हूँ, बट ट्राई फोकसिंग ऑन दीज कमिटी स्पेसिफिकली. ठीक है. नेक्स्ट कमिटी जो है इन लाइन रहेगी 1977 की अशोक मेहता कमेटी. 1977. अभी मैंने बलवंत राय मेहता कमेटी करा दी है. अगली इंपॉर्टेंट कमेटी है अशोक मेहता कमेटी. ये 1977 की है. इसके रिकमेंडेशंस आप पढ़ लो, इसको स्टार मार्क कर दो. ठीक है. यस, अशोक मेहता कमेटी. बाकी के सिर्फ नाम ध्यान रखना, उतना बहुत होगा. फिर देन केम वेरी इंपॉर्टेंट था 1977. नेक्स्ट 1978 में एक कमेटी आई, दांतेवाला कमेटी. दांतेवाला, DANTEWAL, दांतेवाला कमेटी. 1978 दांतेवाला. देन 1984 पे आ जाओ. अब हनुमंत राव कमेटी. ये सारे कमिटीज प्रीलिम्स पर्सपेक्टिव से आपको सिर्फ नाम याद रहेंगे बहुत होगा कि विच ऑफ दीज कमिटीज वर रिलेटेड टू लोकल गवर्नमेंट. ठीक है. हनुमंत राव कमेटी 1984. अनदर इंपॉर्टेंट कमेटी जिसके रिकमेंडेशंस आपको देखने होंगे 1985. लिख लिया हनुमंत राव, लिख लिया ना. 1984. 1985 की कमेटी वेरी इंपॉर्टेंट, GVK राव कमेटी. GVK राव कमेटी. इनका एक इंपॉर्टेंट सजेशन लिख लो क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट सजेशन था. सजेस्टेड इलेक्शंस टू बी हेल्ड रेगुलरली इन पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस. ये एक इंपॉर्टेंट रिकमेंडेशन है GVK राव कमेटी की. दे सजेस्टेड इलेक्शंस टू बी हेल्ड रेगुलरली इन PRIs. इंपॉर्टेंट रिकमेंडेशन लिखवा दीजिए. So which committee suggested that election should be held regularly in Panchayati Raj institutions? It is GVK Rao. GVK. माने गए हैं ना, तभी तो कुछ रिफॉर्म्स ग्रेजुअली आए. ठीक है. GVK Rao कमेटी. देन अनदर वेरी इंपॉर्टेंट कमेटी इज 1986 की, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, इनका नाम पता है, LM सिंघवी कमेटी.
LM, L for lion, M for mango, LM Singhvi कमेटी. इसके बारे में एक फैक्ट लिख लो. Rajiv Gandhi appointed this committee. Rajiv Gandhi appointed this committee. ये राजीव गांधी ने अपॉइंट किया था इसका, ठीक है. एंड यू नो कि राजीव गांधी को बहुत बड़ा क्रेडिट है फॉर मेकिंग गिविंग कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस टू पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस. राजीव गांधी गवर्नमेंट अपॉइंटेड दिस कमिटी टू प्रिपेयर अ कॉन्सेप्ट पेपर ऑन, to prepare a concept paper on Sanjay Gandhi. Rajiv Gandhi to it was human bomb ना. What was Nalini was the name. साउथ में गए थे कहीं पे भाषण देने, उनके ऊपर तो मूवी बनी है. संजय गांधी died in a helicopter crash. I guess it was helicopter crash. जो भी है मतलब प्लेन क्रैश में, तो मैं उस सेंस से बोल रही हूँ कि only few people were there in that helicopter or in whatever. ठीक है, संजय गांधी. हाँ, चलो write down concept paper on revitalization of PRIs for democracy. Revitalization of PRIs for democracy and development. Revitalization of PRIs for democracy and development. LM Singhvi के आप recommendations देख लेना. LM Singhvi committee. LM Singhvi committee बेटा, LMC नहीं, LM Singhvi, SINGHVI, LM Singhvi committee. Okay. अच्छा, एक criticism भी दिया था LM Singhvi committee ने. It said that the system of PRIs is highly bureaucratized. बहुत criticize किया था. तो उन्होंने ये बात बोली थी कि PRIs are just grass without roots. ग्रास रूट बोलते हैं ना पंचायती राज को, उन्होंने कहा ना ये सिर्फ घास है, जड़ नहीं है. क्योंकि बहुत ब्यूरोक्रेटाइज है. मतलब जो इलीट है वो ज्यादा हिस्सेदार है. रूट तो तब होगा ना जब आम जनता जुड़ेगी. वो एक क्रिटिसिज्म था एलएम सिंघवी कमेटी का अगेंस्ट पीआरआईज. अनदर इंपॉर्टेंट कमेटी इज थंगोन कमेटी. टी 1988 की है ये. थंगोन, THUNGON, थंगोन कमेटी. थंगोन कमेटी 1988. और 88 की दूसरी एक कमेटी है इंपॉर्टेंट, गाडगिल कमेटी. ये दोनों कमिटीज आप देख लेना. गाडगिल, गाडगिल, GADGIL, गाडगिल कमेटी. इसके कुछ रिकमेंडेशंस थे जो लेटर ऑन एक्सेप्ट हुए हैं, जैसे कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस टू पीआरआईज, देन 3 सिस्टम, द टेन्योर शुड बी 5 years. ये सारी रिकमेंडेशंस थी गाडगिल कमेटी. सॉरी बेटा, हर चीज के पीछे इतनी सारी मेहनत हुई है. कमिटी, एक कमिटी के कहने से कोई चीज भारत में कभी कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस नहीं मिला है. ये तो मैंने इंपॉर्टेंट, ये तो कुछ नाम ऐसे लिखवाए इंपॉर्टेंट वाले, इसके अलावा भी और होंगे कमिटीज जो अभी आपकी पिक्चर में नहीं. ठीक है, तो इंपॉर्टेंट जैसे मैंने गाडगिल को फोकस कर लेना थोड़ा सा. जीवी के राव कमेटी क्यों नहीं बनती है ना. रिफॉर्म्स कैसे आते हैं, किसी भी इंस्टीट्यूशन में रिफॉर्म्स कहाँ से आते हैं. एक कमिटी स्टैब्लिश होती है, वो रिफॉर्म करती है चीजों को. आप देखा कि आफ्टर 2000 व्हाट कमिटीज हैव बीन सेट अप फॉर इंप्रूवमेंट इन लोकल सेल्फ गवर्नमेंट. मिल जाएंगे नाम आपको. दिस इज हाउ यू कैन एम्फसाइज एंड यू कैन स्ट्रेस ऑन योर नोट्स. ठीक है, so that's all for the day. Okay, tomorrow onwards we'll talk about constitutional status, कौन-कौन से articles related हैं इससे, and we'll try and cover local self government. We'll try and wind it up this week itself, and we'll start with कुछ some constitution, non-constitutional. But that's all, and we'll wind up with Indian politics. Environment, ecology, and geography. Let's see क्या रहेगा. So that's all for the day. Thank you.